हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज। हम लोग पिछले क्लासेस में मिडवाइफरी के क्वेश्चन कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे, जहां हमने क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट किया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिफाइन पीपीएच, राइट द टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। पूछा जा रहा है कि पीपीएच को परिभाषित कीजिए और पीपीएच जो है उसके टाइप और मैनेजमेंट को यहाँ लिखना है। तो डेफिनेशन हम इसे देते हैं, डेफिनेशन ऑफ पीपीएच। तो पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच का क्या फुल फॉर्म होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज इज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी। पीपीएच क्या है? तो पीपीएच जो है एक बेबी के बर्थ के बाद जो फीमेल के जो जेनिटल ट्रैक्ट से जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है उसी को कहते हैं पीपीएच। ठीक है। हाँ, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है। देखिए पीपीएच, पी पोस्टपार्टम हेमरेज। देखिए पोस्ट हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है, यानी कि बाद में, पार्टम यानी कि डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के, पार्टम क्या मतलब हुआ? डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवरी के बाद हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग। तो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है वो हमारा यहाँ समझ सकते हैं कि जो है अत्यधिक रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, वही क्या है हमारा? पोस्टपार्टम हेमरेज। इसको और किस, तो ब्लीडिंग तो होती ही है महिला को, लेकिन कितनी होगी कि उसे हमें पोस्टपार्टम हेमरेज का नाम देना पड़ता है। तो अगर देखिए, इट इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस ऑफ 500 ml और मोर आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी और 1000 ml और मोर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन विद इन 24 आवर आफ्टर डिलीवरी। कह रहा है कि जब डिलीवरी हुई महिला के, तो उसके 24 घंटे के अंदर अगर वेजाइनल डिलीवरी है तो 500 ml या 500 ml से ज़्यादा अगर उसे ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पीपीएच कहेंगे। और अगर सिजेरियन हुआ है, सिजेरियन सेक्शन के द्वारा अगर बच्चा डिलीवर हुआ है, तब क्या होना चाहिए? उसमें कंडीशन है कि 1000 ml 24 घंटे के, मतलब डिलीवरी के जस्ट बाद से 24 घंटे के अंदर अगर 1000 ml या उससे ज़्यादा अगर रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? पीपीएच। ठीक है, समझ गया आप बात को? अब देखिए टाइप्स ऑफ पीपीएच। पीपीएच के जो है कितने टाइप्स होते हैं? तो पीपीएच के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच को हम लोग अर्ली पीपीएच भी कहते हैं और सेकेंडरी पीपीएच को लेट पीपीएच भी कहते हैं। तो प्राइमरी पीपीएच क्या होता है? तो एक्सेसिव ब्लीडिंग दैट अकर्स विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। कह रहा है कि जब डिलीवरी हुई है उसके बाद से अगर 24 घंटे के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक रक्तस्राव होता है, तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी पीपीएच कहेंगे, है ना। जब प्रसव के 24 घंटे के अंदर अत्यधिक रक्तस्राव होता है तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। और फिर देखते हैं सेकेंडरी पीपीएच। तो देखिए सेकेंडरी पीपीएच को लेट पीपीएच भी कहते हैं। ये क्या है? तो देखिए डिलीवरी जब होता है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एक्सेसिव ब्लीडिंग दैट अकर्स आफ्टर 24 आवर्स अप टू 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। कहा जा रहा है कि डिलीवरी के बाद जब डिलीवरी जो है ना उसके 24 घंटे के बाद से लेकर 6 सप्ताह तक, ठीक है, 6 सप्ताह तक का जो पीरियड होता है उसके अंदर अगर ब्लीडिंग हो गई बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस ब्लीडिंग को कहते हैं हम लोग
सेकेंडरी पीपीएच एक्सेसिव ब्लीडिंग का हम लोग ने रेंज देख ही लिया था कि जब अगर वेजाइनल डिलीवरी है तो 500 ml या उससे ज़्यादा हो सकता है, और अगर सिजेरियन है तो हमारा 1000 ml या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है ब्लड का लॉस। अब देखेंगे मैनेजमेंट, आखिर मैनेजमेंट क्या है इसका, ठीक है, पीपीएच का क्या मैनेजमेंट है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है हमें इमीडिएट मैनेजमेंट या फिर जिसे हम लोग इमरजेंसी केयर भी कहते हैं वो करना होगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए लिखा हुआ आपको, व्हेन पीपीएच अकर्स क्विक एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीएच जब भी होता है, ठीक है, तो बहुत ही मतलब जो बहुत जल्दी एक्शन लेना होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसमें देखिए इस एक्शन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, तुरंत सहायता के लिए बुलाएंगे। तो सहायता के लिए किसे बुला सकते हैं, सीनियर जो डॉक्टर हैं आपके, इमरजेंसी टीम है, उन्हें ही ना बुलाएंगे। इन्फॉर्म सीनियर डॉक्टर एंड इमरजेंसी टीम इमीडिएटली, ठीक है। असेस द मदर, मदर को असेस करेंगे, उसको जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है। क्या क्या जांच पड़ताल करेंगे उसका, तो चेक पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। पेशेंट जो है हमारी मदर जो है उसकी पल्स, प्रेशर, रेस्पिरेशन और कॉन्शियसनेस मतलब कि उस चेतनावस्था उसकी देखेंगे, ठीक है। लुक फॉर साइन ऑफ शॉक, और साइन के सॉरी शॉक के अगर कोई साइन अगर दिख रहा है तो उसको देखेंगे, ठीक है या नहीं। फिर मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग, फिर क्या करना है, क्योंकि ब्लड का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, एयरवे को मेंटेन करना, एयरवे और ब्रीथिंग को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करेंगे, तो ऑक्सीजन मास्क के थ्रू जो है हम लोग ऑक्सीजन देंगे। कितनी मात्रा में देंगे, तो 6 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम लोग चढ़ाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन। फिर क्या करना है, स्टार्ट आईवी लाइन, आईवी लाइन को स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट टू लार्ज बोर आईवी कैनुला, जो लार्ज बोर की आईवी कैनुला है, जैसे हमारा 18 गॉज का हो गया या फिर 16 गॉज का, कोशिश करना है कि जितने ज़्यादा ब्रॉड होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा स्पीड में वो फ्लूइड जो है, सलाइन जो है ना, पेशेंट को जाएगा। स्टार्ट आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड जो है स्टार्ट कर लेंगे। तो आईवी फ्लूइड में क्या क्या देंगे, तो नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट यानी कि आरएल, इसको तुरंत रैपिडली तुरंत चढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए सेंड ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्या करना है कि ब्लड को भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो क्यों भेजेंगे, तो देखिए ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के लिए, हीमोग्लोबिन लेवल के लिए, कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए। कहने का मतलब है कि एक ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है ना, तो हमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो ब्लड ग्रुप पता रहेगा और क्रॉस मैच होकर रहेगा कंप्लीट, तो ही ना हम उससे ज़रूरत पड़ने पे चढ़ा सकेंगे। और हीमोग्लोबिन लेवल कम है तब तो वो एक्शन लेंगे कि हमें ब्लड चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है। फिर कोगुलेशन प्रोफाइल यानी कि वो देखना है कि ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम है या ब्लीडिंग टाइम है तो वो किस प्रकार है। कभी कभी अगर ये एबनॉर्मल होने की वजह से भी क्या होता है, ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा देर तक होने के कारण जो है पीपीएच हो जाता है, ठीक है। अब है हमारा 6 अरेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर अगर ज़रूरत है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, तो वो अरेंज करेंगे हम लोग।
सेवेंथ, मॉनिटर यूरिन आउटपुट। उसके बाद क्या करना है, यूरिन आउटपुट को भी मॉनिटर करते रहना है। इंसर्ट फॉलिस कैथेटर टू मॉनिटर किडनी फंक्शन। तो क्या करना है कि फॉलिस कैथेटर जो है उसको इंसर्ट कर देंगे ताकि जो किडनी का फंक्शन उसको मॉनिटर कर सके, यानी कि किडनी कितना जो है यूरिन बना रहा है नहीं बना रहा है हमें पता चलते रहेगा वो। ठीक है, ब्लड का लॉस है तो यानी कि यूरिन कमी, जितना ज़्यादा लॉस रहेगा उतना ज़्यादा ही वो यूरिन कम बनाएगा किडनी। ठीक है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लड का लॉस कितना ज़्यादा हद तक हो चुका है। फिर है सेकेंड, फाइंड द काउजेज ऑफ पीपीएच। मतलब मैनेजमेंट के लिए हमें काउजेज भी तो जानना ज़रूरी है ना कि किस वजह से आखिर ये पीपीएच हो रहा है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है। तो इसके लिए 4 टीज जिम्मेदार होते हैं। 4 टीज है, कौन कौन से 4 टीज है? तो एक है टोन, दूसरा टिश्यू, तीसरा ट्रॉमा, चौथा थ्रोम्बिन। टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। ठीक है, टोन मीन्स क्या? तो यूटेरिन एटॉर्नी। टोन मीन्स क्या होता है? यूटेरिन एटॉर्नी। यूट्रस नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, मोस्ट कॉमन कॉज। यूट्रस क्या होता है? जब डिलीवरी हो जाता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से जो है ना उस ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन काउज है। उसके बाद है टिश्यू। तो टिश्यू में क्या? टिश्यू तो जो प्लेसेंटा है या फिर मेम्ब्रेन है, अगर वो रिटेन रह गया, ठीक है, वो यूट्रस में क्या हो गया? रिटेन, वहीं रह गया है वो। तो कुछ भी थोड़ा सा भी उसका टुकड़ा अगर रह जाए, प्लेसेंटा हो या मेम्ब्रेन को थोड़ा सा भी टुकड़ा, तो वो क्या करता है, क्या काउज करता है? पीपीएच काउज कर सकता है, यानी पोस्टमार्टम हेमरेज। फिर है ट्रॉमा। तो ट्रॉमा क्या? तो ट्रॉमा मतलब वही चोट, मतलब तो किस तरह से चोट लग सकता है? तो टीयर इन सर्विक्स, वेजाइना और यूट्रस। सर्विक्स में टीयर हो सकता है, या वेजाइना में हो सकता है, या यूट्रस में हो सकता है। तो ये हमारा क्या है? ट्रॉमा है। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है? पीपीएच काउज हो सकता है हमारा। फिर है थ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया है, उसकी वजह से भी जो है ब्लड जो है क्लॉट नहीं होगा, ठीक है, तो ब्लीडिंग होती रहेगी, यानी पीपीएच काउज हो जाएगा। फिर है मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द काउज। अब जिस तरह से हमने काउजेस देखे हैं अलग अलग, तो उसी के अनुसार मैनेजमेंट अब देखते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक मैनेजमेंट वही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यूटेरिन एटोनी। एक हमने टोन जो पढ़ा ना, यानी कि यूटेरिन एटोनी, तो उसमें हम लोग मैनेजमेंट क्या करेंगे? उसके मैनेजमेंट के लिए जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं? तो देखिए, यूटेरिन जो एटॉर्नी है, तो यानी कि जो हमारा यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया है, तो उसके लिए क्या सबसे पहले मैनेजमेंट करना चाहिए? उसके लिए जो है यूटेरिन मसाज है ज़रूरी, यानी कि यूट्रस का मसाज करना है। तो मसाज द यूट्रस थ्रू द एब्डोमेन टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना है? यूट्रस को ऊपर से पेट के ऊपर जो है हाथ को रख करके मसाज करना है। ठीक है, गोल गोल करके घुमाना, मसाज करना है। मसाज करने से क्या होता है कि वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मसाज के बाद और क्या कर सकते हैं एटोनी के लिए? तो हाँ, यूटेरोटॉनिक ड्रग दे सकते हैं। यूटेरोटॉनिक ड्रग, तो यूटेरोटॉनिक ड्रग्स में हमारा कौन कौन सा ड्रग्स हो गया? तो ऑक्सीटोसिन हो गया। जैसे ही जब बच्चा जब डिलीवर होता है तो हम लोग वो लगाते हैं ऑक्सीटोसिन। तो वो किस लिए लगाते हैं? तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो लगाया जाता है। ठीक है, फिर है मिथाइल अर्गोमेट्रिन। मिथाइल अर्गोमेट्रिन भी जो है ये यूटेरोटॉनिक ड्रग है, जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में
मदद करता है, लेकिन इसे तभी लगाया जाता है जब बीपी नॉर्मल हो। उसके अलावा हम लोग मीजोप्रोस्टल, कार्बोप्रोस्ट ये सब भी यूज कर सकते हैं। फिर है थर्ड हमारा बायमैनुअल यूटेरिन कॉम्प्रेशन। क्या करना है कि वन हैंड इनसाइड वेजाइना एंड द अदर ऑन एब्डोमेन कंप्रेसिंग यूट्रस। क्या करना है, एक हाथ जो है वेजाइना की ओर, वेजाइना में डालना है, ठीक है, और दूसरा हाथ जो है ऊपर से यूट्रस पर दबाव देना है, ठीक है। इस प्रकार क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा, यूट्रस जो है फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर है यूटेरिन बैलून टैम्पोनेड। तो यूटेरिन बैलून टैम्पोनेड क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि बैलून, जैसे कि कौन सा बैलून, तो वो बकरी बैलून होता है वो, तो उसे क्या करना है, यूट्रस में इंसर्ट करना है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके बाद है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर इफ ब्लीडिंग कंटिन्यू, ये सारा मैनेजमेंट करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो यूटेरिन आर्टरी लाइगेशन करना होगा, या फिर इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन हो सकता है, या हो सकता है कि स्टेरेक्टोमी करना पड़ जाए। अगर उन दोनों लाइगेशन से भी काम ना चले तो क्या करना होगा, हिस्टेरेक्टोमी करना होगा। कहने का मतलब है कि उसका जो है बच्चेदानी जो है यानी कि यूट्रस जो है उसे निकाल दिया जाएगा। जीवन बचाने के लिए क्या करेंगे, ये लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट लाइफ सेविंग ऑप्शन। फिर देखिए अब हमारा सेकंड क्या काउच था, टिश्यू था। सेकंड टी हमारा क्या था, टिश्यू, यानी कि रिटेंड प्लेसेंटा या फिर मेम्ब्रेन जो था। तो इसमें इससे हम लोग इसके लिए क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना, पहला देखिए मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, उसे क्या करेंगे, मैनुअली जो है रिमूव करेंगे। यूटेरिन एक्सप्लोरेशन, क्या करना है, यूटेरिन एक्सप्लोरेशन। फिर है क्यूरेटेज यानी कि डीएनसी, यानी कि अगर प्लेसेंटा एक भी रह गया है तो डीएनसी हम लोग करके जो है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। फिर है सी ट्रॉमा, यानी कि टी ट्रॉमा कहिए, टीयर कहिए, ठीक है। तो पहला हमारा अगर टीयर जो है सर्विस वेजाइना या परफ्यूरियम में है तो उसको क्या है, पहले वो एग्जामिन करेंगे ना, एग्जामिन करेंगे, और अगर जहाँ भी होगा तो फिर उसे क्या करेंगे, सूचर करेंगे यानी रिपेयर किए करेंगे, ठीक है। तो सूचर यानी रिपेयर द टीयर इमिडिएटली, तुरंत करना है, लेट नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लेट करेंगे ब्लड का लॉस उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। जल्दी से ये डिसीजन हमें लेना होता है। उसके बाद है हमारा डी, यानी चौथा जो कारण था हमारा क्या, कोगुलेशन डिसऑर्डर या फिर थ्रोम्बिन जिसे कह सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या करना है, चेक क्लॉटिंग टेस्ट, क्लॉटिंग जो टेस्ट है यानी कि बीटीसीटी जो होता है उस टेस्ट को करेंगे। फिर क्या करना है, गिव फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, अगर सच में जो है प्लेटलेट अगर कम है या फिर जो है सच में अगर प्लेटलेट कम है, ठीक है, तो क्या करना है हमें, या फिर बीटीसीटी जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस समय क्या करना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा क्या काम करता है, क्लॉटिंग करने का काम करता है, इसलिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं। या फिर प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाएंगे तो फ्लूइड की जो है ना, वो जो फ्लूइड की जो कमी हो गई है तो वो दूर हो जाएगी। फिर प्लेटलेट्स जो है हो चढ़ाने से क्या हो जाएगा कि जो उसका क्लॉटिंग कोगुलेशन डिसऑर्डर है वो दूर होगा, ठीक है। फिर है क्रायो प्रेसिपिटेट, ये सारा जो है ना हम लोग दे सकते हैं। फिर हम लोग है चौथा सपोर्टिव केयर, ये सारा काउजेज के बाद अगर हम लोग जो है जान रहे हैं कि क्या क्या काउजेज उसके अनुसार जो है
हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो क्या करना है फिर, कीप मदर वार्म, वो मदर को क्या करना है, वार्म रखना है, गर्म रखना है। ओके। मॉनिटर वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट्स, ये जो है हमारा वाइटल साइंस हर एक 15 मिनट पर जो है मॉनिटर करना है। और क्या मॉनिटर करना है, तो मॉनिटर यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को भी मॉनिटर करते रहना है। वो कितना होना चाहिए, 30 ml पर 30 ml जो है पर आवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर कंटिन्यू आई फ्लूइड्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इस तरह से लगातार आईवी फ्लूइड भी चिल्लाते रहना है, ठीक है। और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर डॉक्टर ने कहा है तो ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करेंगे। फिर प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स इफ नेसेसरी, अगर एंटीबायोटिक जरूरी है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, अगर जरूरी नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3, मतलब किसी 3 पर जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है, जिसमें से क्या कौन कौन सा है, तो एबॉर्शन है, फैमिली प्लानिंग है, फीटल सर्कुलेशन है, अवगार स्कोर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एबॉर्शन को। एबॉर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भपात। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो एबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द fetus becomes viable, usually before 20 to 24 weeks of gestation or when the fetal weight is less than 500 grams। कह रहा है कि प्रेगनेंसी जो है अगर जो फीटस जो अगर जो है ना 20 से 24 वीक का अगर जो फीटस अगर हो चुका है, ठीक है, और तब उसका जेस्टेशनल एज हो चुका है, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाता है किसी वजह से, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एबॉर्शन कहते हैं। और साथ साथ हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर फीटल का जो वेट है अगर 500 ग्राम से कम था तब वो टर्मिनेट कर गया, तो उसे बोल सकते हैं एबॉर्शन। फिर टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन के टाइप, तो थ्रेटेंड एबॉर्शन यानी जिसे हम लोग संभावित गर्भपात कहते हैं। थ्रेटेंड एबॉर्शन मतलब संभावित गर्भपात। वेजाइनल ब्लीडिंग अकर्स but the cervix remains closed and pregnancy में कंटिन्यू। इसमें क्या होता है ना कि सर्विक्स जो है हमारा क्लोज ही रहता है, ठीक है। सर्विक्स क्या होता है, क्लोज रहता है। लेकिन थ्रेटेंड में क्या कह रहा है कि वेजाइनल ब्लीडिंग जो है, वेजाइनल ब्लीडिंग क्या हो रही है, लेकिन सर्विक्स क्या होता है, क्लोज ही रहता है ना। थ्रेटेंड में क्या होता है कि सर्विक्स जो है हमारा क्लोज है, फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है। एंड प्रेगनेंसी में कंटिन्यू, और प्रेगनेंसी भी इस दौरान जारी है, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा इनएविटेबल एबॉर्शन, इसको बोलते हैं अपरिहार्य गर्भपात। इसमें क्या है, तो ब्लीडिंग विथ ओपन सर्विक्स। इसमें क्या होता है कि सर्विक्स जो खुल जाता है, उसके बाद ब्लीडिंग होता है, और सर्विक्स खुल जाने की वजह से जो क्या होता है ना कि एबॉर्शन को बचाया नहीं जा सकता है, एबॉर्शन होने से बचाया नहीं जा सकता है, उसका गर्भपात हो ही जाता है, ठीक है। ये हो गया इनएविटेबल एबॉर्शन, अपरिहार्य गर्भपात। फिर है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण गर्भपात। सम प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड व्हाइल सम रिमेन्स इन द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि कुछ जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन के वो तो भाई बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ जो है यूट्रस में ही रह जाते हैं। क्या होता है इसमें, जो कॉन्सेप्शन के जो कुछ प्रोडक्ट हैं वो कुछ बाहर निकल जाते हैं और कुछ बॉडी में ही रह जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या हम,
तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन यानी कि अपूर्ण गर्भपात कहते हैं। फिर चौथा हमारा कंप्लीट एबॉर्शन। तो कंप्लीट एबॉर्शन क्या है? तो कंप्लीट एबॉर्शन बोला जाता है पूर्ण गर्भपात को। इसमें देखिए क्या होता है, ऑल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्शन का जितना भी जो कॉन्सेप्शन का जितना भी प्रोडक्ट है वो सभी जो है क्या होता है, यूट्रस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्शन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कंप्लीट एबॉर्शन, पूर्ण गर्भपात कहलाते हैं। फिर पांचवा है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है? तो देखिए, द फीटस डाइज इन द यूट्रस बट इज नॉट एक्सपेल्ड। फीटस की जो है मृत्यु हो जाती है गर्भ में ही, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता, उसे क्या बोलते हैं? मिस्ड एबॉर्शन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मिस्ड एबॉर्शन। फिर छठा हमारा सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन क्या है? तो संक्रमित गर्भपात को ही वो हम लोग इसको हिंदी में संक्रमित गर्भपात बोलते हैं। तो ये क्या है? तो देखिए, एबॉर्शन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, यूट्रस का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर हैबिचुअल एबॉर्शन। देखिए, हैबिचुअल एबॉर्शन। देखिए, मिस्ड एबॉर्शन। तो द फीटस डाइज इन द यूट्रस बट इज नॉट एक्सपेल्ड। क्या होता है मिस्ड एबॉर्शन में? कि फीटस जो है वो यूट्रस में ही डेड हो जाता, मर जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मिस्ड एबॉर्शन। फिर सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक यानी कि हिंदी में से कहते हैं संक्रमित गर्भपात। संक्रमित गर्भपात क्या होता है? एबॉर्शन एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या होता है ना कि एबॉर्शन होने के साथ साथ क्या होता है, यूट्रस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाया? सेप्टिक एबॉर्शन। फिर हैबिचुअल एबॉर्शन हम लोग देख रहे थे कि तो ये हैबिचुअल एबॉर्शन क्या होता है? तो बार बार गर्भपात, रिपीटेड एबॉर्शन अकरिंग 3 और मोर कंसेक्यूटिव टाइम्स। देखिए, अगर किसी को एक बार एबॉर्शन हुआ, फिर दूसरी बार भी हो गया, फिर तीसरी बार, लगातार जब जब वो कंसीव हो रही है, कुछ समय के बाद 1.5-2 महीने के बाद जो है उसका एबॉर्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हैबिचुअल एबॉर्शन। ठीक है, फिर है इंड्यूस्ड एबॉर्शन यानी कि प्रेरित गर्भपात। ठीक है, जिससे कि जानबूझ करके गर्भपात करवाया जाता है। तो ये जो है हमारा क्या है? डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय मेडिकल और सर्जिकल मेथड। तो ये जो है प्रेरित गर्भपात वो कैसे करवाया जाता है? तो मेडिकल और सर्जिकल मेथड के द्वारा जो है, किसी मेडिसिन के द्वारा भी खा करके जो है, या फिर ये तरह से इन बॉडी उसको करके जो मेडिकल मेथड के द्वारा या फिर सर्जिकल मेथड के द्वारा भी जो है इंड्यूस्ड एबॉर्शन किया जा सकता है, प्रेरित गर्भपात हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन यानी कि स्वतः गर्भपात, यानी कि खुद ब खुद हो जाना। नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब किसी भी मेडिकल जो है इंटरवेंशन के बिना ही प्रेगनेंसी का जो है नेचुरल लॉस होना क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहलाता है। तो काउची जिसके क्या कारण हो सकते हैं? जितने भी हम लोग एबॉर्शन अभी देखे हैं, तो जो एबॉर्शन हो रहे हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं एबॉर्शन के? तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, या फिर मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ट्रॉमा और इंजरी हो सकता है, मैटरनल डिजीज जैसे कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो सकता है, यूटेरिन एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। फिर देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, उसके क्या चिन्ह और लक्षण हैं वो देखते हैं। तो वेजाइनल ब्लीडिंग, किसी को अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है महिला, तो उसके पीरियड क्या होते हैं? मिस हो जाते हैं, यानी कि पीरियड उसे नहीं होते हैं। लेकिन
अगर एबॉर्शन होने का, अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगे तो ये पहला साइन है कि उसका एबॉर्शन होने वाला है या हो चुका है। ठीक है। फिर है लोअर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स हो सकता है। और क्या क्या होगा उसमें, तो जो लोअर एब्डोमिनल है उसमें पेन होंगे और क्रैम्प्स होंगे। ठीक है। फिर है बैक पेन, कमर में भी दर्द होंगे। फिर पैसेज ऑफ टिश्यूज और क्लॉट थ्रू द वेजाइना, मतलब जो वेजाइना के द्वारा जो है ना खून के थक्के जैसा आएगा। ठीक है, थक्का जैसा बना हुआ आएगा। ठीक। फिर है मैनेजमेंट, तो एबॉर्शन जो है हो रहा है तो इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो उससे ताकि बचा जा सके। ठीक है, या फिर जो भी हो तो बचा जा सके, या हो ही गया है तो उससे कम्प्लीटली बाहर कैसे, अगर आपको इनकम्प्लीट एबॉर्शन है तो उसे कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या करना है, सबसे पहला मैनेजमेंट में हम लोग देख लेते हैं। तो बेड रेस्ट, आराम करना है। ठीक है, जहाँ तक हो सके आराम करना है। ठीक है। सेकंड है मॉनिटरिंग ऑफ ब्लीडिंग एंड वाइटल साइंस, जो ब्लीडिंग है कितना ब्लीडिंग हो रहा है नहीं हो रहा उसे मॉनिटर करेंगे, और वाइटल साइंस को भी साथ साथ चेक करेंगे। मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, और जो मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो हम मदर को देंगे। ठीक है। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट सच एज डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव इफ नेसेसरी, अगर जो है अपूर्ण जो है हमारा एबॉर्शन हुआ है, ठीक, इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, तो उसके लिए क्या करें, सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, जैसे कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो, ज़रूरी नहीं है कि सब में किया ही जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो किया जा सकता है। फिर क्या करना है कि क्योंकि इस वजह से इन्फेक्शन भी फैलने का डर होता है, तो एंटीबायोटिक इन केस ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन है तो उस केस में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। फिर नर्सिंग केयर क्या कर सकते हैं, तो मॉनिटर वाइटल साइन को क्या करना है, मॉनिटर करना है। ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, कितनी मात्रा में जो है ब्लीडिंग हो रही है उसे एब्जॉर्ब करेंगे। फिर है हमारा मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, हाइजीन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, और पेश जो मदर है उसके साथ जो है उसको जो हम लोग इमोशनल सपोर्ट प्रदान करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे फैमिली प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।